हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि यदि केतु देव कर्क लगन के नवम भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं, या यूं कहना चाहिए कि कैंसर असेंडेंट में अगर केतु देव 9th हाउस में प्लेस हो जाएं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, 9th हाउस में गुरुदेव की 12 नंबर राशि है। किसी भी भाव को देखने के लिए उसकी राशि और भावपति को देखना बहुत जरूरी है। अब केतु देव 9th हाउस में गुरु की राशि में कंफर्टेबल है। ये मोक्ष की राशि है, स्पिरिचुअलिटी की राशि है, तो ये इंसान को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर देगी। इंसान कुछ न कुछ मोक्ष के बारे में सोचेगा जरूर, और हो सकता है यदि गुरुदेव की प्लेसमेंट भी किसी ऐसे भाव में आ जाए जिसका कंसर्न स्पिरिचुअलिटी से है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं मोक्ष के रास्ते पे चलेगा और स्पिरिचुअलिटी में एडवांसमेंट में रहेगा, यानी कि आगे बढ़ेगा। लाइफ में इसके कर्म अच्छे हो सकते हैं और ये इंसान कुछ रिलीजियस प्लेसेस की 12 नंबर राशि पानी की है, तो पानी जहाँ हो, कुछ ऐसे स्थल, पवित्र पानी के स्थल, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में काफ़ी नदियाँ हैं जो कि काफ़ी पवित्र हैं, ऐसे ही दूसरे रिलीजन में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो पानी से काफ़ी फेमस हैं और रिलीजियस हैं। उनकी यात्राएं भी ये इंसान करेगा और रिलीजियस यात्राएं भी इसकी लाइफ में रहेगी। ये किसी ना किसी फिलॉसफी को फॉलो कर सकता है, लेकिन वो फिलॉसफी रियल फिलॉसफी होगी, आर्टिफिशियल फिलॉसफी नहीं होगी। जैसे कुछ लोग कुछ सेल्फ स्टाइल्ड गुरुओं के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा इंसान ऐसा नहीं करेगा, बल्कि रियल फिलॉसफी को फॉलो करेगा जो ऑलमाइटी यानी कि जो ऊपर वाले की फिलॉसफी है, या ऐसी फिलॉसफी है जिसमें कुछ सच्चाई है। और ऐसा इंसान जो है स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे जा सकता है। कुछ एनजीओ से कनेक्ट हो सकता है, कुछ आश्रमों से या कुछ ऐसी संस्थाओं से कनेक्ट हो सकता है जो कि इस तरह की ह्यूमैनिटी एक्टिविटीज़ में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो एक्टिव हों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ आदमी इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ ऐसे काम कर सकता है। और इंसान की जो अंदर से आत्मा होगी वो वैराग्य की तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 नक्षत्र जो मिलते हैं वो भी उन्हीं चीजों को दर्शाते हैं। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है जिसका चौथा चरण मिलता है, और चौथा चरण पर्टिकुलरली इस चीज को दर्शाता है। और फिर गुरु का नक्षत्र है, गुरु की ही राशि में यहाँ केतुदेव विराजमान है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है यानी कि उत्तर भाद्रपद जो शनि देव का है, जो मंत्र तंत्र मंत्र विद्या का नक्षत्र है, वहां से भी कुछ ना कुछ हमारी स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है। और तीसरा नक्षत्र रेवती है जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस है। और ये तीनों नक्षत्र 12 नंबर राशि में मिलते हैं, और तीनों नक्षत्र का कंसर्न कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में स्पिरिचुअलिटी से बना हुआ है। तो अब केतु खुद भी मोक्ष का कारक है, खुद भी स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, तो यहाँ पर भाग्य में केतु का बैठना मतलब आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स अगर आपने देखने आपको किस तरह के मिलेंगे, तो फिर गुरु का किसी न किसी ऐसी राशि में होना बहुत जरूरी है जो कि वेल्थ की राशि हो, पैसे की राशि हो। अगर गुरुदेव सपोज 2 नंबर राशि में बैठ गए तो यहाँ आदमी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ वेल्थ मैटर्स में भी आदमी ब्लेस्ड रहेगा। उसको केतुदेव कुछ न कुछ इस तरह के फल देंगे, बिकॉज जुपिटर विल इन्फ्लुएंस केतु टू टेक द रिजल्ट्स, मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स फॉर इट। लेकिन ऐसे में क्या है, गुरु सेटिस्फेक्शन भी काफ़ी देते हैं कि नहीं यार ठीक है, जो हमारे पास है, जो ऊपर वाले ने दिया है, वो हमारे भाग्य में जितना था मिल रहा है, ठीक है। दे बिकम सेटिस्फाइड अगर गुरु हमारे जो है कहीं ऐसे राशि में बैठ जाएं जो कि मटेरियल से कनेक्टेड हो। अब देखिए, वैसे तो जो 11 नंबर राशि है लाभ भाव है, यहाँ पर इंसान की थोड़ी लालसा पैसे कमाने की रहती है, वो तो रहेगा, लेकिन फिर भी गुरु एक ऐसे विजडम जरूर दे देते हैं जिसमें इंसान ये सोचता है नहीं यार मेरे भाग्य में जो है मुझे मिल रहा है,
तो इस तरह की फिलॉसफी के साथ अपने जीवन को गुजार पाए। और अगर गुरु सेकंड हाउस में बैठ जाए तो डेफिनेटली ये भी आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ ले जाएगी, परिवार की तरफ ले जाएगी। आप परिवार से काफ़ी कनेक्टेड रहोगे, परिवार की हेल्प करोगे, और परिवार के प्रति आपकी जो आस्था होगी वो भी कुछ न कुछ स्पिरिचुअल आस्था होगी। तो ऐसे ही गुरु अगर लगन में बैठ जाए तो फिर ये आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे ले जाएगा। 12वें घर में बैठ जाए तो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे ले जाएगा, लेकिन गुरु 12वें घर में अर्द्रा नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। अर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, वहां गुरुदेव का होना ठीक नहीं है। हाँ, अर्द्रा नक्षत्र के अलावा जो 2 नक्षत्र हैं उसमें किसी में भी गुरुदेव बैठ जाएं तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं गुरुदेव स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे ले जाएंगे। तो अगर जो लोग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की बात करते हैं और पूछते हैं कि यार ये मुझे कहीं मोक्ष मिल सकता है क्या लाइफ में, तो ये जो प्लेसमेंट है ये आपको मोक्ष की राह पे जरूर ले जा सकती है। बाकी दूसरे प्लैनेट भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सूर्य अच्छा होना चाहिए, आत्मा का कारक अच्छा होना चाहिए अगर आपने मोक्ष की राह पे चलना है तो। और दूसरा आपका जो चंद्र है वो भी अच्छा स्टेबल होना चाहिए। चंद्र अगर 12वें में अर्द्रा में बैठ गया तो दिक्कत है। आप मोक्ष के राह पे तो क्या आपका मन ही विचलित रहेगा, मन में काफी उतार चढ़ाव, उथल पुथल रहेगी, और जो राहु है वो कहीं ना कहीं आपको मिसलीड कर देगा और इल्यूजन में डाल देगा। क्योंकि अर्द्रा नक्षत्र में जब भी हमारा मून बैठ जाता है, और फिर लगन का स्वामी भी है इस चार्ट में, तो आप ये समझो कि हमारी राहु जो है हमें इल्यूसिव प्लान्स दे देता है, एरी प्लान्स दे देता है। हवाई किले हम बहुत बनाते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा काम कर जाएं जो दुनिया पे हमारा नाम हो जाए, दुनिया में हमारा नाम हो जाए, अपने देश में हमारा नाम हो जाए। कुछ बड़ा काम करने की लालसा रहती है इंसान में, लेकिन ये कर नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये राहु जो है चंद्र का एनिमी प्लैनेट है। ये चंद्र को बर्बाद करने की साजिशें करता है, कोशिशें करता है। ये चंद्र को कभी आबाद नहीं होने देता, क्योंकि राहु और केतु ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे मून को, हमारे माइंड को, हमारी इमोशंस को, हमारे लगन को, हमारी पर्सनालिटी को कैंसर लगन में इतना पीड़ित कर सकते हैं कि हम डिप्रेशन में ही चले जाएं, हम बर्बादी की तरफ ही चले जाएं, हम सड़क पे ही आ जाएं। तो कभी भी अर्द्रा नक्षत्र में अगर मून हो तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी का ख्वाब खत्म है। आदमी रिलीजियस और स्पिरिचुअल जर्नीज में जा सकता है, लेकिन उसकी रियल स्पिरिचुअलिटी के एडवांसमेंट में नहीं जाएगा। उसको वो नॉलेज ही नहीं हो पाएगी जो नॉलेज गुरुदेव उसको देना चाहते हैं, क्योंकि लगन ही डिस्टर्ब हो गया, राहु के वश में आ गया। और राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, ग्रीडी प्लैनेट है। उसके प्लान्स हमेशा पैसा कमाने के लिए और नाम कमाने के लिए, चाहे वो गलत तरीके से ही क्यों ना नाम कमाया जाए, वो राहु इस तरह की फीलिंग्स देता है। बात कर रहे थे गुरुदेव की। अगर गुरुदेव यहाँ पर 8वें घर में आ गए तो भी आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन में और स्पिरिचुअलिटी में ट्रैवल जर्नी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी सी टफ यात्रा रहेगी मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए। अगर गुरुदेव आपके 6ठे घर में आ गए तो भी काफी हैसल्स, काफी प्रॉब्लम्स रहेंगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर गुरुदेव की पोजीशन कहीं 5वें घर में आ जाए, लगन में आ जाए, 12वें में आ जाए, अच्छे किसी नक्षत्र में, या यूं कहना चाहिए कि केतु के साथ ही आ जाए 9th हाउस में, तो आप ये समझो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आपका, रिलीजियस जर्नीज और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आप काफी आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, और आपको रियल सेंस में ये पता लग जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी है क्या और मोक्ष को कैसे अटेन करना है। तो वो चक्र आपके एक्टिवेट हो जाएंगे बॉडी में। और दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं दूसरी चीजें। यहाँ पर एक तो फॉरेन ट्रैवल्स का घर है, तो ये केतु फॉरेन ट्रैवल्स तब आपको करा सकता है जब गुरुदेव या तो 9th में ही बैठे हों या 12th में चले जाए, या फिर 12th हाउस का लॉर्ड बुध जो है 4थे घर में आ जाए। तो ये डेफिनेटली आपका इंटरनेशनल सेटलमेंट में भी ये आपको केतु ले जा सकता है। या केतु जिस नक्षत्र में बैठा हो उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर 12वें में बैठ गया तो भी ये आपको फॉरेन की सेटलमेंट दे सकता है। और ये हमारे पिता का घर है। देखिए, पिता ये केतु है। केतु जो है 12 नंबर राशि में बहुत अच्छा माना जाता है।
लेकिन यह इंसान पिता की इज्जत तो करेगा, लेकिन पिता से कुछ ना कुछ उसे डिटैच रखेगा, यानी कि ये इंसान रिश्तों में बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये केतु है। और फिर केतु अपनी जो है धुन में रहता है, अपनी अलग ही जर्नी की धुन में रहेगा। तो इज्जत बेशक करेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है। यदि गुरुदेव बहुत अच्छे बैठे हुए परिवार के घर में आ गए, चौथे घर में आ गए, तीसरे घर में आ गए, 11वें घर में आ गए, तो फिर रिश्तों की कदर इंसान करेगा। अगर यहाँ जुपिटर की प्लेसमेंट भी कहीं खराब है, या नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट 6, 8वें, 12वें में है, तो इंसान फिर यानी कि पिता के साथ उसके रिश्ते उतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इज्जत का भाव रहेगा, मान आदर का भाव यहाँ पर रहेगा दोस्तों। और यहाँ से हायर एजुकेशन हम देखते हैं 9th हाउस से। हायर एजुकेशन के मामले में यहाँ पर इंसान रिसर्च वगैरह में जा सकता है। अगर गुरुदेव 12वें में है तो फॉरेन कंट्री में जाके भी वो पीएचडी तक भी मतलब जा सकता है, एमफिल पीएचडी तक हायर एजुकेशन भी इंसान ले सकता है। हायर एजुकेशन इंसान जो है कुछ केतु से रिलेटेड लिटरेचर वगैरह में अगर लेना चाहे तो बहुत अच्छा रहेगा। लिटरेचर में या हिस्ट्री में या कुछ मेडिकल साइंस में या कुछ फार्मा में अगर इंसान लेना चाहे तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि ये केतु से रिलेटेड ही फील्ड्स हैं, और जुपिटर अगर बहुत पावरफुल है चार्ट में, तो फिर जुपिटर के सिग्निफिकेंस में फाइनेंस वगैरह में भी इंसान कहीं ना कहीं एमबीए में या फाइनेंस वगैरह में भी जा सकता है। और दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं 12वें घर से हम देखते हैं फिलॉसफी, क्योंकि ये फिलॉसफी का घर है। तो यहाँ आदमी एक फिलॉसफिकल नेचर होगी आदमी की, मतलब आदमी की कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी जरूर होगी जिसके अंतर्गत वो अपना जीवन व्यतीत करेगा और लोगों को भी कुछ ना कुछ शिक्षा देगा। राइटिंग का काम भी यहाँ से इंसान बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये 12 नंबर राशि इमेजिनेटिव की है, केतु इंट्यूशन का प्लैनेट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंसान का कोई राइटिंग का काम है तो उसमें भी इस इंसान को स्क्रिप्ट राइटिंग या कुछ दूसरी तरह की राइटिंग्स हैं, उसमें भी इंसान को कहीं ना कहीं ये प्लैनेट सफलता दे सकता है। और 9th हाउस से और हम देखते हैं अपना पिता, और 10वें घर से देखते हैं पिता की संपत्ति। तो देखिए अगर यहाँ पर इनहेरिटेंस को हम देखते हैं तो उसमें 8वां, 9वां, 10वां घर तीनों की स्टडी करनी पड़ती है। तो अगर 9th हाउस का हम देखें, केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ वो नक्षत्र अगर दूसरे घर में आ गया, चौथे में आ गया, तो यहाँ इनहेरिटेंस का योग बना देगा। अगर छठे में आ गया तो इनहेरिटेंस में लिटिगेशन के योग बनाएगा, 8वें में आ गया तो ऑब्स्टेकल्स के योग बनाएगा, 12वें में अगर बैठ गया तो हो सकता है आपको इनहेरिटेंस में कुछ ना मिले और इनहेरिटेंस का लॉस हो जाए आपको। तो इस तरीके से देखिए, अगर यहाँ पर केतु जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का लॉर्ड आपका 11वें घर में बैठ गया, तो हो सकता है कुछ इनहेरिटेड चीज़ों से, कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से आपकी इनकम जनरेट हो जाए, या कुछ किसी तरह की इनहेरिटेंस से आपको कुछ रेगुलर लाइफ टाइम इनकम जनरेट हो जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपके हाथ में आ जाए। तो इस तरीके के यहाँ से भी फल देखे गए हैं। और 9th हाउस ट्राइन हाउस है, बहुत ऑस्पिशियस हाउस है, और यहाँ पर आदमी अगर अच्छे काम करेगा, उसके कर्म अच्छे होंगे और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा रहेगा, तो यहाँ डेस्टिनी उसको सपोर्ट करेगी। अगर गुरुदेव नीच के बैठ गए तो यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। अगर गुरुदेव जो है कहीं 6, 8वें, 12वें में भी बैठ गए तब भी यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा रहेगी। गुरुदेव इवन 6ठे घर में मूल नक्षत्र में अच्छा नहीं करते, हालांकि गुरुदेव की 6ठे घर में अपनी राशि है, लेकिन मूल नक्षत्र में भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते जब गुरुदेव बैठ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो केतु की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो 9th हाउस से केतु की दृष्टि पड़ेगी पहले घर पे, यानी कि लगन पे। तो लगन को नेचुरली ये थोड़ा सा वैराग्य की तरफ ले जाएगा, थोड़ा इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और 4 नंबर लगन वैसे भी हमारे मन का है, हमारी इमोशंस का है, तो इमोशंस आदमी की फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी रहेंगी। और फिर 7वीं दृष्टि इसकी जो रहेगी वो 3rd हाउस पे रहेगी। 3rd हाउस पराक्रम का घर है,
थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है इस चार्ट में बुध है। बुध पे दृष्टि कोई दिक्कत नहीं है, बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ पर केतु अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। थोड़ी पराक्रम करवा सकता है लेकिन अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। और अगर बुध की स्थिति ठीक नहीं है तो फिर ये हमारे भाई बंधुओं से, हमारे यंगर सिबलिंग से, हमारे पड़ोसियों से, नेबर से, यंगर स्कूल फ्रेंड से हमें कहीं ना कहीं डिटैच रखेगा या ऑब्स्टेकल में रखेगा अगर बुध खराब पड़ा हुआ है तो, 12वें में है या 8वें में है या 6ठे में है। और ऐसे ही इसकी जो 9th आस्पेक्ट है वो हमारे 5th हाउस पे पड़ेगी, 5वें घर पे। देखिए 5वें घर में मंगल की राशि है और अब मंगल की स्थिति मजबूत है तो यहाँ कुछ नहीं है। अगर मंगल वीक है तो ये हमारी चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, क्योंकि केतु की नेचर है, केतु जहाँ देखता है वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें दिक्कतें देता है, वहाँ के सिग्निफिकेंस से हमें डिटैच करता है। तो यहाँ चाइल्ड बर्थ में लेट भी करा सकता है, दिक्कत भी दे सकता है, अबॉर्शन जैसी चीज़ें भी दे सकता है। इसमें दो चीज़ें अगर खराब हैं तो ये फिर फल ज़रूर मिलेंगे। एक तो गुरु की स्थिति खराब है और एक मंगल भी अगर इल प्लेस्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह के एस्पेक्ट से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नक्षत्र मिलते हैं पूर्व भाद्रपद का 1 चरण, चौथा चरण, उत्तर भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण। पूर्व भाद्रपद में अगर केतु देव बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी का भाव बढ़ा रहेगा हमारी लाइफ में। उत्तर भाद्रपद में हम डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ कर्म में भी हमारा रहेगा इन्वॉल्वमेंट और कर्म भी हम अच्छे करेंगे। पूर्व भाद्रपद में भी हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ज़्यादा झुकाव उसी तरफ ही होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। उत्तर भाद्रपद में शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी। अगर शनि हमारे चार्ट में खराब बैठे हुए हैं तो ये प्लेसमेंट हमें परेशान कर देगी और हमारी डेस्टिनी को हमसे कुछ ना कुछ डिटैच्ड रखेगी। हम ऐसा सोचेंगे यार हमारे भाग्य हमारा फेवर ही नहीं करता। अगर शनि देव 6ठे घर में ही आ गए मूल नक्षत्र में या 12वें में, 8वें में तो उनकी अपनी राशि है, तो या नीच के बैठ गए तो यहाँ पर हमें ऐसा फील होगा कि यार डेस्टिनी हमारी सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि देखो शनि देव, एक तो केतु और शनि की में शनि के नक्षत्र में अच्छा ही नहीं माना जाता, चाहे दोनों मित्र हैं, क्योंकि शनि डिले का कारक भी है, ऑब्स्टेकल का कारक भी है और इस चार्ट में भी नेगेटिव प्लैनेट है, 8वें घर का मालिक है। दूसरा केतु भी पैथेटिक प्लैनेट है, चाहे ये जितना अच्छा बैठा हो कुछ ना कुछ तो गलत चीज़ें दे ही देता है आपकी लाइफ में। तो शनि के नक्षत्र में हम ये सोचेंगे शनि की प्लेसमेंट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पर हमारी डेस्टिनी में कुछ ना कुछ रुकावटें और ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, लास्ट मोमेंट ऑब्स्टेकल्स रहेंगी और हमारे जो काम हैं वो देरी से होंगे। जो हमारा प्लान टाइम है या उसमें ये होंगे नहीं, प्लानिंग्स हमारी बहुत डिले हो जाएंगी, पोस्टपोन हो जाएंगी, अनसक्सेसफुल हो जाएंगी, तो इस तरह के फल मिल सकते हैं। अगर शनि बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो तब हम यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा या नक्षत्र मिलता है रेवती। केतु बुध के नक्षत्र में कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बुध भी बहुत लाइव प्लैनेट है। अगर बुध अच्छा बैठा हुआ है तो ये अच्छी स्थिति रहेगी और केतु बुध के नक्षत्र में कुछ ज़्यादा दिक्कत देता नहीं है। और रेवती नक्षत्र स्पिरिचुअलिटी का नक्षत्र है, रियल स्पिरिचुअल फीलिंग्स का नक्षत्र है। और अगर यहाँ पर रेवती नक्षत्र में बुध बैठे हुए हैं तो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप बड़े लॉजिकल रहोगे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने में, यानी कि आपके पास हर चीज़ की रीजनिंग होगी कि आप क्यों इस दिशा में चल रहे हो, क्या आपके टास्क हैं, क्या टारगेट्स है। यू विल बी वेरी लॉजिकल। आप किसी को भी एक्सप्लेन कर दोगे कि हम जो है ना, हम बड़ा लॉजिकली चल रहे हैं, हम ब्लाइंड लवर नहीं है स्पिरिचुअलिटी के, ब्लाइंड फेथ नहीं है, हमारा बड़ा जेन्युइन रियल फेथ है और रियल ह्यूमन सर्विस में हम काम करेंगे और इस तरीके से काम करेंगे। तो ये नॉलेज, ये लॉजिक, ये रियलिटी आपको बुध देव देंगे। तो बुध के नक्षत्र में केतु इंट्यूटिव भी हो जाता है, लॉजिकल भी हो जाता है, इमेजिनेटिव भी हो जाता है, स्पिरिचुअल भी हो जाता है और पैसा भी कमाता है, क्योंकि बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो कहीं ना कहीं आदमी के ब्रेन से उसको उसकी जीविका अर्न करने में उसको मदद करता है। तो दोस्तों बुध की प्लेसमेंट लेकिन अच्छी होनी चाहिए
और बुध छठे आठवें में अर्द्रा या मूला नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। दूसरा, आठवें घर में बुध नहीं होना चाहिए। शनि की राशि में बुध बैठ गया तो हालांकि इंसान बड़ा शार्प होता है, इंटेलिजेंट होता है, डीप होता है, लेकिन साथ साथ उसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें भी रहती हैं। तो दोनों तरह के भाव मिलते हैं आठवें भाव में। और बुध, नीच का बुध बेशक हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुध अगर साथ केतु के बैठ जाए और दूर बैठ जाए तब कोई परेशानी नहीं है। अगर बहुत साथ बैठ गया, 3-4 डिग्री के डिफरेंस पे बैठ गया, तो फिर ये केतु हमारी मेमोरी जो है वो कम कर देता है। बुध क्या है, हमारी मेमोरी का कारक है, ब्रेन का कारक है। और अगर केतु के बहुत नज़दीक बुध बैठ गया तो केतु कहीं ना कहीं मेमोरी को ठंडा कर देगा, कूल डाउन कर देगा, स्लो कर देगा, और हमें चीज़ों का याद नहीं रहेगा। हम कुछ बोलते बोलते अटक जाएंगे और हमारे दिमाग में जो विचार आएंगे वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। कहीं ना कहीं एक लॉस जो है रहेगा, और हमारे जो थिंकिंग है वो स्टेबल नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस रहेंगे। हम बोलने में भी हिचकिचाएंगे, बोलेंगे तो कम बोलेंगे, और मतलब की बात टाइम पे बोल नहीं पाएंगे। हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो स्लो हो जाएगी। जब कोई किसी बात को जवाब देना होगा तो हमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं मिलेंगे और हमारा एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। जब वो बात ख़त्म हो जाएगी तब हमें याद आएगा कि यार हमें ये बोलना चाहिए था, हम तो मिस कर गए। तो अगर मैं ये बोलता तो ये हो जाता, ये बोलता तो ये हो जाता। इस तरह की चीज़ें अननेसेसरी हमारे दिमाग को परेशान रखेंगी। तो बुध और केतु का क्लोज कंजंक्शन खराब है। 10 डिग्री से दूर बैठे हुए हैं तो फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये नक्षत्रों का हमें फल मिलेगा। लेकिन केतु देव 12 नंबर राशि में इतने बुरे नहीं माने जाते, अच्छे माने जाते हैं। भाग्य में अच्छे तब माने जाएंगे जब गुरु की स्थिति मजबूत है और नक्षत्र के लॉर्ड की स्थिति भी मजबूत है। और अगर इन दोनों में से एक की स्थिति मजबूत है, एक की खराब है, तो यूं समझो ये मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जब जब गुरु की दशा चलेगी या केतु की दशा चलेगी तो दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स दोनों तरह के क्या मिलेंगे, वो हाउसेस का सिग्निफिकेंस आपने देखना है, उस तरह के मिलेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ ये यूजफुल है आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी and take care of yourself and your family. We'll see you soon. Thank you very much once again.